हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली भारत में घटती हुई हिम तेंदुओं अर्थात स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में। देखिए, आज के इस वीडियो में हमारे चर्चा का मुख्य विषय यह होगा कि क्या वो सर्कमस्टेंसेस है, क्या वो कारण है जिसके कारण लगातार भारत में ही नहीं विश्व में भी हिम तेंदुओं की जनसंख्या या मैं कहूं स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यू गिरती जा रही है। देखिए, हमारी इस चर्चा का मुख्य कारण क्या है, तो कारण यह है कि आज से कुछ माह पूर्व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट इशू करी थी कि स्नो लेपर्ड की घटती हुई जनसंख्या के कारण भारत के पश्चिमी हिमालय वाले भाग में वहां की जो जैव विविधता है उस पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं, वहां की जो प्राकृतिक वनस्पति है यानी कि हमारे पश्चिमी हिमालय की जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसका लगातार ह्रास हो रहा है, लगातार इसकी डेंसिटी में, इससे घनत्व में कमी आ रही है। अब किस प्रकार हिम तेंदुए की जनसंख्या कम होने से पश्चिमी हिमालय में वनस्पतियों की विविधता कम हो रही है, या मैं कहूं कि पूरे इकोसिस्टम में एक अनबैलेंस कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। देखिए, इस सीरीज में हमारा मेन फोकस ये है कि हम हिंदी मीडियम में जो कंटेंट है उसको एनरिच कर पाएं। मैं आपसे आशा करता हूं, ये मेरी उम्मीद है आप सभी से, कि आप सभी इसके नोट्स बनाएंगे। आप इसे बहुत सारे प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको हिंट देना चाहूं तो जैसा हमारा एक ट्रेंड चला आ रहा है वैल्यू एडिशन सीरीज में कि मैं हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप कहां कहां पुट कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो इस कंटेंट को आप हिमालय वाले भाग में, जो आपके इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होता है भारतीय महा हिमालय, वहां आप इसे यूज कर सकते हैं। हिमालय के महत्व को समझाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय वाले पार्ट में। या फिर आप इसका यूज कहां और कर सकते हैं, तो आप पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंट वाले सेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण में या मैं कहूं एनवायरमेंट में ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, डिग्रेडेशन है, इसके बारे में आप इस कंटेंट को यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि आप पीछे देख पाएंगे, यह है हिम तेंदुआ या मैं कहूं क्लाउडेड स्नो लेपर्ड। याद रखिए, यहां पर दो लेपर्ड हैं। एक होता है क्लाउडेड लेपर्ड या इसे धूमिल तेंदुआ भी कहते हैं, बट जनरली इसे क्लाउडेड वर्ड से ही जाना जाता है। तो क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ, ये दो प्रकार के तेंदुए हैं। ये बिग 5 कैट्स का पार्ट है। अब ये क्या होता है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कहां कहां मिलते हैं, ये किस प्रकार से जो है इनका विकास हुआ है और इवोल्यूशन के दौर में किस किस तरीके से जो है ये इवॉल्व होते हुए यहां तक आए हैं। याद रखिएगा हिम तेंदुए के बारे में कि जो हिम तेंदुआ है ये विश्व में सबसे लॉन्गेस्ट जंप लगाने वाला यानी कि सबसे लंबी दूरी तक छलांग लगाने वाले जीवों में से एक है। बिग कैट्स में सबसे मोटी पूंछ वाले जीव के रूप में इसे जाना जाता है। आप यहां प्रीवियस जो है इस स्लाइड में भी देख पाएंगे कि बेसिकली जो बिग 5 कैट्स हैं इसमें सबसे थिक टेल यानी कि सबसे मोटी पूंछ इस जीव की होती है। अब ये क्यों होती है और क्या इसका कारण है, इस सब के बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो आप सभी ने क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज आवश्यक रूप से देख रखी होगी। आई थिंक आप सभी ने देखा ही होगा कि हमने जो है वो बहुत डिटेल में ये एनालिसिस किया है, या मैं कहूं बहुत डिटेल में इस चीज को समझा है कि किस प्रकार से तापमान का पृथ्वी पर वितरण होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होते हैं, तो आई थिंक जो लोग क्लाइमेटोलॉजी वाली सीरीज को अटेंड कर रहे होंगे वो बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो है वो कम होता जाता है। अब यहां आप पाएंगे, अगर मैं कहूं ये एक माउंटेन है या एक पर्वत है, तो इस पर्वत के बेस वाले भाग में यानी कि निचले भाग में आप पाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि इससे ऊपर जाने पर यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर की ओर मूव करने पर आपको जो जलवायु देखने को मिलेगी इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इससे ऊपर जाने पर आपको जलवायु में एक और परिवर्तन आता हुआ दिखेगा, टेम्परेचर और कम होगा। और याद रखिए, इस क्षेत्र को कहा जाता है अल्पाइन।
और याद रखिए अल्पाइन से भी आप ऊपर जाएंगे तो इस क्षेत्र को कहा जाता है टुंड्रा। क्लियर? यानी कि इस प्रकार से इस क्षेत्र में यदि आप मूव करेंगे, किसी भी माउंटेन में, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में आपका मूवमेंट अगर इस प्रकार से हो तो याद रखिएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है वो कम होता जाएगा। तो यहां पर पॉइंट क्लियर है सभी को कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अल्पाइन में और अल्पाइन वाला क्षेत्र जो है वो टुंड्रा में बदल जाता है। अब यहां याद रखने योग्य बात है और इसेंशियली आप इसे नोट करेंगे, याद रखिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं इसमें बिग कैट्स की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो आई थिंक आप सभी इसे रिलेट कर पाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बिग कैट्स का जो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा उसे कहा जाता है टाइगर्स, यानी कि बाघ। इसके पश्चात अगर आप ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको जो बिग कैट्स की वैरायटी देखने को मिलेगी या प्रकार देखने को मिलेगा, इसे कहा जाता है वाइल्ड लेपर्ड। अब यहां याद रखिए वाइल्ड लेपर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या है, तो इसे कहा जाता है जंगली तेंदुआ। अब याद रखें कि ये जंगली तेंदुए कई प्रकार के हो सकते हैं, कई स्थानों पर इन्हें जैगुआर के नाम से और अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारा मेन फोकस इससे ऊपर वाली प्रजातियों पर है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि इससे ऊपर जाने पर जो अल्पाइन वाला भाग है यहां आपको देखने को मिलेगा क्लाउडेड लेपर्ड, तथा इससे ऊपर जाने पर यानी कि टुंड्रा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा स्नो लेपर्ड। और याद रखिए इसे ही कहा जाता है हिम तेंदुआ। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारी जो चर्चा का विषय है यह हिम तेंदुआ है, तो इसके लिए आपको इसेंशियली याद रखना है बच्चों कि ये जो हिम तेंदुआ है इसकी जनसंख्या आपको कहां देखने को मिलेगी। तो हर बार किसी भी माउंटेनियस एरिया में, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में आपको इसकी जनसंख्या बेसिकली देखने को मिलेगी ट्री लाइन के अबव, यानी कि वो लाइन जिस लाइन के नीचे आपको वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो याद रखें हिम तेंदुए जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में भी वहां देखने को मिलेंगे जहां से ऊपर वाला भाग जो ट्री लाइन के ऊपर है वहां। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि ट्री लाइन वो इमेजिनरी लाइन है या वो इमेजिनरी सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर आपको हर वर्ष हर एक ऋतु में यानी कि प्रतिवर्ष प्रत्येक ऋतु में आपको हिम का अर्थात स्नो का कवर देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर स्नो मेल्ट नहीं होती। क्लियर है सभी को? तो याद रखें कि स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए का जो प्राकृतिक आवास है ये उन स्थानों पर होता है जहां पर ट्री लाइन के अबव भी जो है वो प्लेस उपस्थित हो, यानी कि क्षेत्र उपस्थित हो। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो चलिए इसके पश्चात अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसी तरह से जो ये मैंने डायग्राम बनाया, आप इस डायग्राम को जो है वो अलग अलग जीवों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं तो आप जो है वो भालुओं के लिए भी इस डायग्राम को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में प्लॉट कर सकते हैं। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि नेशनल पार्क वाले केस में आपसे यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन जिस प्रकार के प्रश्न पूछता है उसमें वो आवश्यक रूप से आपसे यह प्रश्न करेगा कि बताइए एक्स नामक एक नेशनल पार्क जो है किस जीव के लिए फेमस है, या फिर उस जीव को पकड़ेगा और बोलेगा इसकी मैक्सिमम जनसंख्या भारत में कहां मिलती है। अब याद रखें वो दौर जा चुका है सिविल सर्विसेज का जहां पर प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते थे कि फलाना नेशनल पार्क या एक्स नामक नेशनल पार्क किस स्टेट में उपस्थित है। तो याद रखिएगा कि आपको इस प्रकार के डायग्राम प्लॉट करके इजीली बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पे आप प्लॉट कर पाएंगे। जैसा हमने यहां प्लॉट करा उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, अल्पाइन और टुंड्रा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय में आपको वाइल्ड लेपर्ड, इससे ऊपर जाएंगे तो क्लाउडेड और उसके ऊपर जाएंगे तो स्नो लेपर्ड। क्लियर? तो चलिए इसे हम प्लॉट करते हैं। याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं, चलिए इसको जो है हम दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं जिससे आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहां जो भी मैं चीज यूज कर रहा हूं उसे आप डाउनलोड कर लें एज अ पीडीएफ,
तो इस टेलीग्राम चैनल पे अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, यहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को। ये टेलीग्राम चैनल है और आप जो भी पीडीएफ मैंने प्रीवियसली वीडियोस में यूज करी है या फिर आने वाले समय में मैं यूज करूंगा, उसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर मैं यहां प्लॉट करना चाहूं तो हम इस प्रकार से भारत को प्लॉट कर पाएंगे। यहां आप पाएंगे ये जो मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट करा है, ये है भारत का उत्तरी भाग जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये है नेपाल, ये वाला भाग इसे कहा जाता है सिक्किम वाला क्षेत्र। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये वाला जो भाग है ये है जम्मू और कश्मीर वाला भाग, इस प्रकार से गुजरात, और ये इतना पार्ट ही फिलहाल हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो क्लियर है सभी को। अब अगर मैं इसमें प्लॉट करना चाहूं तो याद रखिए कि हम अगर देखें तो ये वाला जो भारत का भाग है इसे कहा जाता है पूर्वी हिमालय। क्लियर है। तो ये है ईस्टर्न या फिर मैं कहूं पूर्वी हिमालय। क्लियर है। और इसी प्रकार से अगर मैं यहां प्लॉट करूं तो याद रखिए ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है पश्चिमी हिमालय या वेस्टर्न हिमालय। पश्चिमी हिमालय। क्लियर है। तो देखिए अब किस प्रकार से पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कोई जैव विविधता है या किस प्रकार से पश्चिमी हिमालय में कोई जैव विविधता है, इसको जानने के लिए अब मैं आपसे आगे डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि जो पश्चिमी हिमालय वाला भाग है, इस भाग में, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं जिससे हम इस पे चीजें ऐड कर पाए। आई थिंक अभी भी आपके लिए रीडेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि पश्चिमी हिमालय वाला जो भाग है यानी कि ये जो क्षेत्र है ये वास्तविकता में एक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, अर्थात कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है तो याद रखिएगा जो हिमालय वाला भाग है इस भाग में आप पाएंगे, अगर मैं यहां प्लॉट करूं छोटा सा पार्ट, तो याद रखिएगा इस प्रकार से यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के परिप्रेक्ष्य में आप पाएंगे कि यहां इस क्षेत्र में विस्तार है किसका बच्चों, हिमालय का। इस भाग में आप पाएंगे इस प्रकार से जो है वो हिमालय का विस्तार है। और याद रखिएगा इस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय का जो पूर्वी भाग है यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है, इस क्षेत्र में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, चूंकि ये भाग ज्यादा पास है, ज्यादा करीब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के, इसीलिए यहां आपको देखने को मिलेगा जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, अपेक्षाकृत इस भाग के। कारण क्या है, यह भाग जो है ज्यादा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के करीब है। तो इस प्रकार से आपको यहां तापमान ज्यादा और इस क्षेत्र में तापमान जो है वो कम देखने को मिलता है। तो याद रखिए जो पश्चिमी हिमालय है इसे हम कहते हैं कि यह भारत के परिप्रेक्ष्य में एक शीत मरुस्थल है। क्लियर है। तो अब याद रखें यह एक शीत मरुस्थल वाला भाग है और यही कारण है कि आपको यहां पर हिम तेंदुए की जनसंख्या देखने को मिलती है। अब यहां से देखना स्टार्ट करिए। याद रखें कि हिम तेंदुए की जो अधिकतम जनसंख्या है यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यह आपको हिम तेंदुए की देखने को मिलेगी चीन में। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है हिम तेंदुओं की, तो यह है चीन में। अब यह याद रखिएगा कि यह चीन में कहां पर है, तो इसके लिए आपको एक डेटा देता हूं मैं। याद रखिएगा जो शान पर्वत हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो शान पर्वत हैं, इन पर्वतों के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है तो आप इजीली देख पाएंगे कि पेज नंबर 11 में, और अगर पेज नंबर 11 में ना मिले तो आप एशिया के मैप को 70s की लाइन में आप पाएंगे कि एशिया का मैप बना हुआ है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के शान माउंटेन, जैसे टिएन शान, कुनलुन शान, पान शान, इस प्रकार के जो शान माउंटेन्स है, शान पर्वत हैं, इन पर्वतों के क्षेत्र में आपको इनका विस्तार यानी कि हिम तेंदुओं का विस्तार देखने को मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप ये पाएंगे कि हिम तेंदुओं की जो जनसंख्या भारत में उपस्थित है, तो याद रखें भारत में
हिम तेंदुए ये कहां देखने को मिलते हैं, तो मुख्यतः भारत में किन किन राज्यों में इनका विस्तार है, तो याद रखिएगा हिम तेंदुओं का विस्तार भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा मुख्य रूप से नीचे आप पाएंगे उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में है। परंतु यहां काम की और जान लेने योग्य बात यह है कि लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे कहा जाता है हिमिस नेशनल पार्क। और याद रखिए ये जो हिमिस नेशनल पार्क है, ये जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा हिम तेंदुओं का विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व, यानी कि जो मैक्सिमम या अधिकतम घनत्व है हिम तेंदुओं का, वो इसी नेशनल पार्क में है और ये विश्व में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये याद रखिए कि हिमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का और एकमात्र भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। यानी कि भारत के केस में ऐसा कोई भी नेशनल पार्क नहीं है जो उत्तर की दिशा में, यानी कि हिमालय के भी ऊपर सिचुएटेड हो, स्थित हो। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है हिमिस नेशनल पार्क के लिए, याद रखिएगा यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और इसी के साथ यह भी याद रखिए कि हिमिस नेशनल पार्क हिमालय में पाई जाने वाली जो बर्ड्स हैं, अर्थात जो पक्षियों की प्रजाति है, इसके लिए भी काफी प्रसिद्ध है, हिमालयन मोनल हो या और कोई प्रजाति हो। तो याद रखिए जो पश्चिमी हिमालय है यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। अब हम बात किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, हम परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं हिम तेंदुओं के लिए। तो याद रखिए हिम तेंदुओं की जो अधिकतम जनसंख्या है यह आपको चीन में देखने को मिलती है, भारत में यह इन राज्यों में उपस्थित है और मुख्यतः यह हिमिस नेशनल पार्क में उपस्थित है। मेरा पॉइंट सभी को शायद क्लियर होगा। अब याद रखिए इसी के साथ एक डायमेंशन और है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बिग कैट्स हैं, यानी कि जो शेर हैं, बाघ हैं या हिम तेंदुए हैं या फिर क्लाउडेड लेपर्ड हैं, इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने अपने अपने प्रोजेक्ट चलाए हैं। तो इसके साथ ही याद रखिएगा स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, ये भारत सरकार ने सन 2009 में स्टार्ट करा था और यह भी याद रखिएगा ये गोविंद पशु विहार से स्टार्ट हुआ था। क्लियर, ये गोविंद पशु विहार जो है वो उत्तराखंड में आता है। शायद आप सभी को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब याद रखिए इसी के साथ नोट डालकर आप लोग यहां पर याद कर लें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर है, यह भारत सरकार ने किस वर्ष स्टार्ट करा था, तो आई थिंक ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह भी मेरा प्रश्न है कि यह प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष स्टार्ट हुआ है और कहां से स्टार्ट हुआ है। मैंने स्नो लेपर्ड के लिए परिप्रेक्ष्य में इसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं कि जस्ट अ सेकेंड मैं इसे रीएडजस्ट कर दूं बच्चों, तो चलिए आई थिंक ये अभी भी आपके लिए रीडेबल होगा। अब याद रखिए पूर्वी हिमालय के परिप्रेक्ष्य में यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा पूर्वी हिमालय वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा यह भारत की जैव विविधता का क्षेत्र है। अब यह भी याद रखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे कि जो जैव विविधता है या मैं कहूं बायोडायवर्सिटी है, भारत में बायोडायवर्सिटी के कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, तो याद रखिएगा भारत में जैव विविधता के 3 हॉटस्पॉट हैं। इसमें सबसे पहला है पूर्वी हिमालय वाला भाग, दूसरा आपको मिलेगा पश्चिमी घाट वाला भाग और तीसरा मिलेगा सूडालैंड वाला भाग। अब ये सूडालैंड कहां पर आता है, तो याद रखिए सूडालैंड वास्तविकता में अंडमान निकोबार आइलैंड्स को या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। ये हमारे 3 बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के हॉटस्पॉट एरिया है। इसी में से एक है हमारा पूर्वी हिमालय। अब याद रखिएगा पूर्वी हिमालय के केस में या मैं कहूं ईस्टर्न हिमालय के केस में आपको यहां पर बिग कैट की एक प्रजाति देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है क्लाउडेड लेपर्ड। और याद रखिए ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है या मैं कहूं ये जो धूमिल तेंदुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो तेंदुआ है ये राजकीय पशु है, यानी कि स्टेट एनिमल है या मैं कहूं राजकीय पशु है
मेघालय का। और यह भी याद रखिएगा कि मेघालय में ही इसकी सबसे अधिक जनसंख्या वाला नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और याद रखिए दंपा नेशनल पार्क में आपको हिम तेंदुए की अधिकतम संख्या तथा घनत्व उपस्थित है। अब इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा कि जनसंख्या और घनत्व ये दो डायमेंशन है। और यह भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है इसकी जनसंख्या भी पर्याप्त है। तो इस चीज को हमेशा अपडेट करें कि जिस समय आप पेपर देने जा रहे हैं उस समय क्लाउडेड लेपर्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां उपस्थित है। क्लियर? मैं वो सारे डायमेंशंस कवर कर दे रहा हूं जो डायमेंशंस आपको सिविल सेवा परीक्षा में कभी देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिए ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये राजकीय पशु है मेघालय का। इसकी अधिकतम जनसंख्या आपको देखने को हिमालय के एक नेशनल पार्क में ही मिलेगी। इसके अलावा एक और डायमेंशन है, याद रखिएगा कि ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है या मैं कहूं ये जो हिम तेंदुआ है इसी के नाम पर एक नेशनल पार्क को भी बनाया गया है। इसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क बेसिकली कहां स्थित है? तो याद रखिएगा ये नेशनल पार्क स्थित है त्रिपुरा में। ओके, और त्रिपुरा भी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की 7 सिस्टर्स में से एक है। मैंने पूरा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में एक पूरा वीडियो डेडिकेटेडली बना दिया है, आप मणिपुर वाले वीडियो में इसको देख पाएंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में इस प्रकार से आपको बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता देखने को मिलती है। अब अगर मैं आपसे कहूं ये जो बीच वाला भाग है, या मैं यहां मार्क करना चाहूं जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं तो आप पाएंगे ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा ये वाले भाग में, इस क्षेत्र में, जस्ट अ सेकेंड मैं ऐसे रब कर देता हूं, मैं इसे साइड में मेंशन कर दूंगा कि यहां पर जो तापमान है या टेम्परेचर है ये इस क्षेत्र की अपेक्षा कम है। अब यहां याद रखिए कि ये जो बीच में आपको भाग देखने को मिलता है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसके लिए याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको कौन सा जीव देखने को मिलेगा। तो इस साइड आपको देखने को मिला है क्लाउडेड, सॉरी स्नो, इस साइड आपको मिला है क्लाउडेड। तो ये जो बीच वाला भाग है यहां आपको देखने को मिलते हैं टाइगर्स। क्लियर? और टाइगर्स आपको आगे और इस तरफ भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब ये भी याद रखिएगा टाइगर्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे तो याद रखें जो टाइगर्स होते हैं या मैं कहूं जो बाघ होते हैं इनकी कितनी प्रजातियां विश्व में उपस्थित हैं। तो आप पाएंगे कि जो टाइगर्स हैं इनकी 9 प्रजातियां विश्व में देखने को मिलती हैं। इसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो टाइगर की वैरायटी है इसे कहा जाता है बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर। और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये हमारे क्षेत्र में अर्थात भारत तथा बांग्लादेश के बीच में कॉमन है। इसके अलावा साइबेरियन टाइगर जो काफी ज्यादा बल्कि सा होता है, इसके अलावा सुमात्राइन और जवाइन टाइगर, ये सारी जो है वो बाघों की कुछ प्रजातियां हैं। और इसके साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या ये भारत में ही देखने को मिलती है। क्लियर? हर 2 वर्षों में जो बाघ है इनका सेंसस अर्थात इनकी गणना करी जाती है। और बाघ सेंसस जो है अभी रिसेंट में ही आपको देखने को मिला था। तो इसमें कौन सा राज्य जो है वो प्रथम रहा, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए ये हुई एक सतही इंफॉर्मेशन, एक ऊपर से हमने देखा कि इससे रिगार्डिंग और क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं कि क्या कारण है कि हमारे क्षेत्र में या मैं कहूं पूरे विश्व में इस तेंदुए की जनसंख्या कम हो रही है। तो अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि इनकी जनसंख्या के कम होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो स्नो लेपर्ड है या मैं कहूं जो हिम तेंदुआ है, इनकी जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण मैं अगर आपसे कहूं तो हम इसे 2 पार्ट में बाइफरकेट या विभाजित कर सकते हैं। तो पहला भाग नो डाउट इसका एक कारण तो
यह स्पष्ट तौर पे है कि इनका जो प्राकृतिक आवास है यानी कि नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास, याद रखिएगा यह लगातार कुछ वर्षों से कम होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंगली यह 35% तक लास्ट के दशकों में कम हुआ है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि ये जो है ये कमी आई है, यानी कि इतना एरिया जो है वो कम हो चुका है। अब इसके साथ साथ ये तो हर एक जीव के साथ समस्या है। याद रखिएगा अगर मानव की जनसंख्या, माल्थस एक व्यक्ति थे जिन्होंने समझाया था कि लगातार विश्व में जो है वो मानवों की जनसंख्या बढ़ रही है और एक समय ऐसा आएगा कि मानवों की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये पूरी प्रकृति को नष्ट कर देंगे और अंततः प्रकृति मानव को नष्ट कर देगी। जिस प्रकार से मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, जो 6th मास एक्सटिंक्शन है यानी कि 6वीं बार जो विश्व से सारे जीवों का विनाश होगा, वो जीव वास्तविकता में मानव ही होंगे और इसका कारण भी उन्होंने जो है मानव को ही बताया था। अब याद रखिएगा कि जो मानवों की बढ़ती हुई जनसंख्या है इसने अन्य सभी जीवों के प्राकृतिक आवास को समाप्त करा है। तो ऐसा खास क्या है हिम तेंदुए के केस में? तो यहां याद रखने योग्य बात है कि हिम तेंदुए का इलीगल या मैं कहूं गैर कानूनी रूप से बहुत ज्यादा शिकार करा जाता है और इसकी हंटिंग के कारण लगातार इसकी जनसंख्या कम हो रही है। अब याद रखिए हंटिंग किस पर्पस में होती है, तो यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे आप नोट डाउन करें। याद रखिए कि इनका शिकार करा जाता है और यह याद रखिए यह शिकार क्यों करा जाता है, तो इसके लिए 3 डायमेंशन है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि चीन वाले भाग में क्यों होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि यह तिब्बत वाले भाग में क्यों होता है और तीसरी चीज ये याद रखिएगा कि यह मंगोलिया वाले भाग में क्यों होता है। क्लियर है? तो याद रखें कि चीन वाले भाग में इसके शिकार का मुख्य कारण है, जैसा कि आप पाएंगे भारत में आयुर्वेदा है, वैसे ही हर एक नेशन के अंदर उसकी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक होती है, यानी कि वहां पर उपस्थित जो जड़ी बूटी हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनसे इलाज का प्रयास करा जाता है और इसे ही वहां उस स्थान का ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि चीन के केस में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक है, इसमें जो स्नो लेपर्ड है इसकी हड्डियों का या मैं कहूं बोन्स का यूज होता है। और ये बोन्स का यूज किस पर्पस में होता है, तो याद रखिएगा कि इसकी हड्डियों का उपयोग होता है किडनी डिजीजेस को ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं कहूं तिब्बत वाले भाग में, और तिब्बत और मंगोलिया दोनों के केसेस में ये स्टेटमेंट कॉमन है कि यहां पर इसकी जो स्किन है या मैं कहूं इसकी जो चमड़ी है, इसका उपयोग करा जाता है किस पर्पस में, तो क्लोथ्स बनाने में। तिब्बत या मैं कहूं मंगोलिया में जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग्स हैं, जो उनकी पारंपरिक पोशाक है, इसमें स्नो लेपर्ड की या हिम तेंदुए की स्किन का उपयोग देखा गया है। अगर आपने कभी देखा हो तो आप पाएंगे कि चंगेज खां जो कपड़े या जो ड्रेसिंग उसने वेयर करी होती है, उसमें आपको वी शेप में एक फर देखने को मिलेगा। ये फर वास्तविकता में जो है हिम तेंदुए का ही फर होता है। क्लियर है? इसके अलावा मंगोलिया में स्किन के लिए और तिब्बत में खासकर जो तिब्बत की मेडिसिन टेक्निक है, इसमें हिम तेंदुए के मांस का या मैं कहूं मीट का भी उपयोग होता है। और ये मीट का उपयोग जो है वो क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट ड्रग बनाने में होता है, यानी कि वो पीड़ा, वो दर्द जिसे आप जो है सामान्य तौर पर पेन किलर्स बोलते हैं, उसके तरह भी इसका मीट यूज करा जाता है। याद रखिए चाइना में और जो तिब्बत वाले भाग हैं इसमें ये इंटरचेंजेबल है, यानी कि बोन्स का यूज भी तिब्बत में होता है और चाइना में होता है, मीट का यूज भी तिब्बत और चाइना दोनों के परिप्रेक्ष्य में होता है। आई थिंक आप समझ पाएंगे आज के समय जो है वो तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो ये इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट है। बट मंगोलिया के केस में स्पेसिफिक है। याद रखिएगा कि मंगोलिया में इसकी स्किन के लिए इसकी काफी ज्यादा हंटिंग की जाती थी। इसी कारण आप पाएंगे कि हिम तेंदुए की जनसंख्या लगातार कम होती हुई दिख रही है। इसके साथ ये वो मेन कॉज है, ये वो मेन कारण है जिसके कारण जनसंख्या कम हुई है। इसके अलावा और क्या जानने योग्य बात है, तो याद रखिए कि जो 5 बिग कैट्स हैं उसमें से एक सबसे ऊंचाई वाले स्थान में
मिलने वाली बिग कैट है हमारा हिम तेंदुआ। याद रखिएगा हिम तेंदुए जो है आपको विश्व में इसके अलावा और किस किस स्थान पर देखने को मिलते हैं, तो मैं यहां आपके लिए मेंशन कर दूं। याद रखिएगा हिम तेंदुए आपको विश्व में इसके अलावा देखने को मिलते हैं 12 अदर नेशंस में, यानी कि भारत चीन के अलावा और भी 12 राष्ट्रों में देखने को मिलते हैं। आप इन राष्ट्रों का नाम याद करने के बजाय आप मेरा एक स्टेटमेंट याद कर लें, आपको देखने को मिलेगा कि इन तेंदुओं की जनसंख्या भारत के हिमालय वाले भाग से, हिमालय क्षेत्र से होते हुए ये आपको देखने को मिलेगी बेसिकली रशिया या मैं कहूं रूस में एक झील है जो मंगोलिया और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, जिसे कहा जाता है लेक बाइकल या बैकल झील। याद रखिए जो बैकल झील है, इस झील के लिए स्टेटमेंट है कि यह विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील है, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। अब यहां पर याद रखिएगा आपने जो सुन रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा यह लेक सुपीरियर है जो कि यूएसए की ग्रेट लेक्स का पार्ट है। परंतु यहां याद रखने योग्य बात है कि यूएसए की जो ग्रेट लेक्स में कलेक्टिवली जितना पानी है, यानी कि अगर मैं उन 5 लेक्स का नाम लूं तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओटेरियो और इरी, इन 5 लेक्स में टोटल जितना पानी है उससे ज्यादा पानी इस बैकल झील के अंदर है। याद रखिए ये जो बैकल झील है इसका जो साइज है ये बेल्जियम के साइज से भी ज्यादा है। यह वास्तविकता में झील नहीं एक रिफ्ट है। जिस प्रकार से आपको रेड सी देखने को मिलता है, यह रेड सी कुछ और नहीं है, एक भ्रंश है। इसी प्रकार से एशिया में भी एक भ्रंशन की क्रिया हुई है, एक फॉल्टिंग हुई थी और उसी फॉल्टिंग में आज के समय पानी भरा है और इसी पानी वाली प्लेस को, इस क्षेत्र को हम बाइकल झील के नाम से जानते हैं। बाइकल झील रशिया यानी कि रूस तथा मंगोलिया के मध्य प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण या सीमा का निर्माण करती है। तो आई थिंक आपको यह इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली शायद अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, आप इसके बेहतर तरीके से नोट्स बना चुके होंगे। अगर आप चाहें तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप किस और टॉपिक पर जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। आई थिंक आप सभी को टॉपिक्स समझ में आ रहे होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसके नोट्स आवश्यक रूप से बनाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो ये आवश्यक रूप से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपका जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा, जितने ज्यादा आपके सुझाव होंगे, हम उतना ज्यादा इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को बिना किसी स्ट्रेस के डायरेक्टली अपने नोट्स में मेंशन कर पाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।